We'll focus on the average rate of reaction or average rate. Basically, you should understand that what is average rate. The rate that is measured over a long time interval means when you are taking a particular rate of when you're calculating or when you're determining or when you're measuring the rate of reaction, and for a long time interval, and that time, that uh, rate is been whatever you are calculating is known as average rate. Basically, you should be very focus on the point that what we are talking about. If I'm talking about rate, it means during the this time, when the time period is long, the concentration of your reactants and your products changes. You know it, that when your time increases, the concentration of reactant decreases and the concentration of the product increasing as the time goes on. reaction चलती है तो ये conditions occur करती हैं कि आपका concentration of reactant जो है वो change करता है, concentration of product change करता है. लेकिन यहाँ क्या है, जो time period है वो आपको लंबा रखना है, ठीक है, शॉर्ट नहीं रखना है. ये नहीं कि आपने इनिशियल स्टेट पे देख लिया, फाइनल स्टेट में नहीं, पूरी कोर्स ऑफ द रिएक्शन आपको देख के चलना है. तो वो कंडीशन वहाँ पे जब व्हेन यू आर मेजरिंग द रेट, देन यू नो, देन यू कॉल्ड एज एवरेज रेट. एवरेज रेट कुछ नहीं है, जो आपने भी पीछे रेट पढ़ी थी जिससे आप मेजर करते थे, सेम टू सेम आप वैसे ही लिखते हैं. बस आपको यहाँ जैसे आपने यहाँ रेट लिखा था, सपोज करो मैंने एक दिया ए है, वो चेंजेस हो जा रहा है प्रोडक्ट में, पी एक रिएक्शन चल रही है, ठीक है. तो अब उस कंडीशन में मैंने रेट, अगर मैं वैसी रेट लिखूँगी अपनी, तो ये मुझे मालूम है डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और ये एक्टिव मासेस अपॉन टी, डेल्टा टी है ना, डिफरेंस इन द टाइम इज इक्वल्स टू, अगर प्रोडक्ट है तो ये पॉजिटिव कंडीशन में आती है अपॉन डेल्टा टी, ठीक है. अब देखो सेम टू सेम है, बस हम यहाँ क्या लगाते थे, ए वी ई एवरेज लिख देते हैं, ये लिख दे या खाली ए वी लिख दें ना, कुछ भी लिख सकता है बच्चा, ठीक है. नाउ इट्स यूनिट विल बी मोल लीटर -1 सेकेंड -1, ये हो जाता है आपका, ठीक है. दिस थिंग. नाउ प्लीज़ मेक इट श्योर, अगेन आई एम टेलिंग यू कि नेगेटिव साइन जो है रिएक्टेंट के आगे आपको नेगेटिव साइन रखना है, ठीक है, और प्रोडक्ट के आगे आपको यू हैव टू पुट अ पॉजिटिव साइन. नाउ यू आर फेमिलियर विद दीज, दैट वाई वी आर पुटिंग द पॉजिटिव और द नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइंस रिएक्टेंट का ये होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, व्हेन द टाइम इज बीन चेंजिंग, so the concentration of reactant with the time is decreasing and the concentration of the product is increasing with the time. So that's why we put a positive sign over here. So I think this is clear to you how you are having it. Now the next point comes your instantaneous rate. Now next is this point. Now we have to consider now how we are calculating. देखो है सब चीज़ें हैं कि बस क्या हो जा रहा है कि टाइम की वजह से चीज़ें बदल जा रही है. भाई रेट ऑफ रिएक्शन आपने एट अ टाइम, मतलब इन गिवन टाइम पे आपने नोट करा. एवरेज में आपने देखा कि लॉन्ग टाइम पे आपने कवर कर. इंस्टेंटेनियस होता है ऑन द स्पॉट, कि आपने कोई भी घड़ी रिएक्शन की आपने लिया, उस जगह पे आपने टाइम, जो रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन 15 मिनट का है, तो आप सपोज करो हमने कहा 10 मिनट्स में मुझे कैलकुलेट करके बताओ, है ना. तो उस कंडीशन में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन देखेंगे. बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन हम देखेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, जाहिर सी बात है, देयर विल बी अ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, बट एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट यू हैव टू फोकस ऑन द सिंगल टाइम, मतलब सिंगल कंडीशन में आप सिंगल वो देख के चलेंगे, ठीक है. तो यहाँ क्या होता है कि एक उस पॉइंट में आप लेते हैं, मतलब एक इंस्टेंट टाइम में या मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको लेके चलना है. अब आपने हर चीज़ देख लिया, एवरेज देख लिया है और आपने वो देख लिया, तो दिस हैव अ बेसिकली क्या होता है, लिमिट्स चलती हैं यहाँ पे. तो वी आर नॉट गोइंग फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बट जस्ट सी, जैसे यहाँ पर ही वही है कि ए है वो चेंजेस टू प्रोडक्ट हो गया, या चलो रिएक्टेंट ले लेते हैं, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो गया है. तो अगर बच्चे को ये निकालना है इसका, तो आप, जाहिर सी बात है कि इंस्टेंटेनियस है तो आप इसी को लिख के चलेंगे. ये भी नेगेटिव साइन होता है, ठीक है. और आपका ये जो हो जाएगी, ये सॉरी ये वाला डी नहीं रहेगा, ये स्मॉल चेंज, तो ये डेल्टा ये वाला रहेगा, यहाँ पर भी आपका स्मॉल चेंज रहेगा, ठीक है. ठीक, या तो ये रख लीजिए आप, और जो जिसके बराबर रहेगा ये भी आपको ध्यान दे के चलना है कि टू विच दे आर बीन देयर, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू फोकस इन द साइंस ऑल्सो, ठीक है. नेगेटिव साइन. अब आपका हमारा प्रोडक्ट है तो आपने ले लिया, ठीक है. बस इतना फ़र्क होता है इनमें और इनमें. तो आई थिंक देर इज़ नो इश्यूज़ ओवर हियर, बट ओवर हियर इज लिमिट्स इज बीन देयर.
तो यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एक स्मॉल टाइम पे आपने ये ड्यूरेशन अपना कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। नाउ सपोज अब हमारे पास रिएक्शन है, वी आर हैविंग मोर रिएक्टेंट्स एंड मोर प्रोडक्ट्स, देन इन दैट पर्टिकुलर केस अब आप निकालोगे कैसे वो भी देख लो, ठीक है। तो आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो आपको मालूम है मैंने पहले ही से बताया रखा है कि ये फ्रैक्शंस में चलता है हिसाब किताब, ठीक है। अपॉन में ले जाइए डी, ये होगा हो जाएगा ये टी, फिर प्रोडक्ट क्योंकि रिएक्टेंट फिर एक और है, फिर नेगेटिव साइन आपने लिखा, 1/b लिखा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब आपके पॉजिटिव साइन पे जाएंगे, इज इक्वल्स टू पॉजिटिव साइन। ना सपोज नाउ वी हैव दिस रिएक्शन, और ये रिएक्शन हमारा आ रहा है जहाँ पे हमारे ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पे शीज़ोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी लगे हुए हैं। तो आप इसको कैसे लिखते थे, अपॉन में ले जाते थे, ये अपॉन में है, ये आपका रहा ए रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा बी एक्टिव मास लगा के डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि डी लास्ट बचा है अपॉन डेल्टा टी, तो इस वजह से आप आराम से अपना निकाल सकते हैं। तो आई थिंक देर इज़ नो इश्यूज। नाउ वी हैव सर्टन फ्यू थिंग्स अबाउट द फैक्टर्स ऑल्सो, so let comes about the factors, that what are the factors which we have to depend, that is nature of reactant very first, दूसरा आपका concentration of reactant, ठीक है, थर्ड है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये काफ़ी प्रोमिनेंट हैं ये वाले जो फैक्टर्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो वी हैव मैनी थिंग्स विच वी हैव टू फोकस ऑन दिस कंडीशंस, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, effect of catalyst, सिक्स्थ इज लाइट, जो कि हमारा रेडिएशंस हैं, इस पे हमें फोकस करना है, ठीक है। ये 6 फैक्टर्स हैं एंड वी हैव टू फोकस ऑन द फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स आर बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग योर दिस थिंग केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो दीज फैक्टर्स आप कह सकते हो इन्फ्लुएंसेस द rates of chemical reactions, ठीक है। now let's come to the nature of the reactant. nature of reactants में you have to focus on few things, like very first is the physical state of the reactant, कि physical state होता है मतलब वो liquid phase में है या solution में है, कैसा है, तो उसकी कंडीशन पे आपको देखते हैं कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू हैव टू सी कि गैशियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, या फिर वो सॉलिड स्टेट्स में। आप खुद अपने आप सोचो जो कंडीशंस आपकी रेट ऑफ जो रिएक्शन की कंडीशन है किस में ज़्यादा होनी चाहिए, भाई फास्ट रिएक्शन किस में होगा, गैशियस स्टेट में, और सबसे लोएस्ट किस में होगा, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। सो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ फिजिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब अब खुद सोचो एक आपने सॉलिड लिया रखा है, ठीक, और सॉलिड को तुमने हार्ड लिया रखा है, उस कंडीशन में रिएक्शन ज़्यादा तेज़ होगी, या अगर कोई सॉलिड उसी को तुमने पाउडर फॉर्म में बना दिया उसमें, तो मैं जाहिर सी बात है कि जिसको पाउडर फॉर्म में आपने बना दिया उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी होएगी। फिर होता है केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब केमिकल नेचर हो गया कि भाई आयनिक स्पीशीज़ है, मतलब आयनिक कंपाउंड है या कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिसमें आयन्स होंगे उसमें रिएक्शन जल्दी होगी, है ना। तो ये कंडीशन हो जाती है ना। कॉन्सेंट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके रिएक्टेंट से, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, जाहिर सी बात है ना, अगर तुमको आटा कम गूंद रहे हो, ठीक है, तो कम रोटियां बनेंगी, ज़्यादा आटा लोगे तो ज़्यादा रोटियां बनेंगी, यही थ्योरी होती है इसमें भी कि व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देन द नंबर ऑफ दिस थिंग द मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, क्योंकि उस कंडीशन में क्या हो जाता है जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल होते हैं ते कोलिजन जो रेट होता है वो भी उनमें ज़्यादा होता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब खुद सोचो कोई पानी तुमने गर्म करा, ठीक है, उसको तुम स्लो फ्लेम में हीट करो, वही तुम एक हाई फ्लेम में हीट करो, किस में पानी जल्दी उबलेगा, जाहिर सी बात है जो हाई फ्लेम पे होगा।
क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई कि तुमने मतलब पानी कम जब तेज़ करा तो ज़्यादा, मतलब क्या रीज़न रहा कि उसको जल्दी गर्म होने लगा? क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई थी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, है ना। भाई आप पानी उबालते हो, आपने कम फ्लेम में ये लो फ्लेम में आप कर रहे हो और ये हाई फ्लेम में कर रहे हो। अब हम कहेंगे पानी जो है वो इसमें जल्दी उबलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज़ हो जाती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आपको ध्यान देनी है, तो ये बढ़ जाती है। और बेसिकली ये देखा गया है कि करीबन आप अगर 10 डिग्री सपोज़ करो, यहाँ पे अभी 10 डिग्री पे गर्म हो रहा है, यहाँ तुम 20 डिग्री पे कर दो गर्म, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा फास्ट गर्म होएगा, है ना। तो अगर 10%, अगर 10 डिग्री सेल्सियस तुम अगर इंक्रीज़ करते हो तो उस कंडीशन में जो रेट का इफेक्ट हो, कोलिजन की रेट जो होती है करीबन डबल या ट्रिपल हो जाती है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन आती है आपकी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वही वाली बात है, अभी तुमने सॉलिड लिया, अब इसको पाउडर फॉर्म में ले लो, तो पाउडर फॉर्म में लोगे तो ज़्यादा एरिया मिलेगा ना। अभी एक रिएक्टेंट ऐसे सॉलिड में पाउडर बना दिया तो बिखर के इतना हो गया, तो पॉसिबिलिटी ऑफ जो रिएक्शन है वो भी फास्ट रही और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी आपका बढ़ गया। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है कि लाइट रेडिएशन। लाइट रेडिएशन में भाई बहुत से ऐसे रिएक्शन सब पे लागू नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, लाइट की इंपॉर्टेंस होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है तो उसमें क्या है, आपको लाइट की नीड है। अगर प्रॉपर लाइट नहीं होगी तो रिएक्शन क्या प्रॉपर नहीं चलेगा, है ना। कुछ एग्जांपल्स होते हैं कि लाइट मतलब सही से नहीं मिल रही है तो वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, तो लाइट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को आपका इंक्रीज़ करता है। अब एक पॉइंट आता है कैटलिस्ट का। ठीक है, तो कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जो होता है बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 1 नंबर की रीजनिंग आती है। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो बेसिकली, अभी तुमने एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पढ़ी है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम तुम्हें बताएंगे, पर अभी इतना याद रखो कि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो जो भी आपका एक्टिवेशन एनर्जी का रिएक्शन का पाथवे होता है उसको रिड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन को, और साथ में आपका इंटरमीडिएट भी हाई एनर्जी का बनता है। तो ये थोड़ा सा याद करना है। अभी इसमें हम फिर कह रहे हैं, हम तुम्हें डिटेल में समझाएंगे इसको, अभी इतना ही इसमें ध्यान दो। आई एम शोइंग यू द टॉपिक्स विच यू हैव टू फोकस चिल्ड्रन। ठीक है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में आप इतना ही याद करेंगे, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर। ठीक है, ये आपका ये है कैटलिस्ट पे आ रहा है। ठीक है, ये ग्राफ समझाऊंगी मैं डिटेलिंग में। सरफेस एरिया की कंडीशन है, तो आई थिंक प्लीज़ फोकस ऑन इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। रीजनिंग में आता है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, सो यू विल नॉट इग्नोर दिस पोर्शन, ऑल द पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट।